अपनी लाइफ में फाइनेंस को समझो। नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की समरी आपके लिए लेकर आए हैं जो न सिर्फ पैसे के प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आर्थिक संतुलन, इकोनॉमिक बैलेंस और वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फाइनेंस एट द थ्रेशोल्ड किताब की, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर हाउटन बड ने। यह कोई साधारण फाइनेंस बुक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सोच को जन्म देती है जो हमारे वित्तीय भविष्य को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकती है। अब जरा सोचिए, जब हम किसी दरवाजे पर खड़े होते हैं तो हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम उस दरवाजे को पार कर एक नई दुनिया में कदम रखें, या फिर वहीं खड़े रहें और अवसर को हाथ से जाने दें। फाइनेंस एट द थ्रेशोल्ड इसी विचार को प्रस्तुत करती है, जहां थ्रेशोल्ड यानी दहलीज का मतलब है वित्तीय दुनिया में एक नई सोच की ओर बढ़ने का मौका। यह किताब पारंपरिक आर्थिक ढांचे से परे जाकर हमें यह सिखाती है कि कैसे हम समाज, व्यवसाय और व्यक्तिगत वित्त को एक साथ संतुलित कर सकते हैं। आज के समय में हम सभी पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वास्तविक अर्थों में पैसे का महत्व क्या है? पैसा सिर्फ एक साधन है या उससे कहीं अधिक कुछ? क्या हमारा आर्थिक सिस्टम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या फिर हमें किसी बड़े बदलाव की जरूरत है? इन सभी सवालों का जवाब यह किताब देती है, जिसमें लेखक हमें एक नैतिक और स्थायी वित्तीय प्रणाली, एथिकल एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत के बारे में समझाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें सिर्फ अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, पर्सनल वेल्थ बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि एक ऐसे आर्थिक ढांचे की ओर बढ़ना चाहिए जहां सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर और समग्र आर्थिक विकास, होलिस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ भी सुनिश्चित हो। अगर हम सिर्फ पैसे को बचाने या बढ़ाने की तकनीक सीख लें, लेकिन आर्थिक मूल्यों, इकोनॉमिक वैल्यूज को न समझें, तो वह अधूरा ज्ञान ही होगा। इस किताब में सबसे खास बात यह है कि यह पैसे और वित्तीय दुनिया को सिर्फ आंकड़ों, नंबर्स के आधार पर नहीं देखती, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे सामाजिक और नैतिक पहलुओं को उजागर करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे पारंपरिक अर्थशास्त्र, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के बजाय एक व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से जागरूक वित्तीय दृष्टिकोण, सोशली अवेयर फाइनेंशियल अप्रोच अपनाया जाए। दोस्तों, यह किताब हमें सिर्फ पैसे कमाने और उसे निवेश करने, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह एक नए दृष्टिकोण, न्यू पर्सपेक्टिव की उसकी अंतर्दृष्टि की ओर ले जाती है, जहां पैसा सिर्फ व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के संतुलन का एक जरिया बन जाता है। अगर आपको भी लगता है कि पैसा सिर्फ कमाने या बचाने की चीज नहीं है, बल्कि यह समाज, नैतिकता और आर्थिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो यह वीडियो और यह किताब आपके लिए है। इस समरी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि यह आपकी वित्तीय सोच को पूरी तरह बदल दे। तो चलिए, बिना देरी किए जानते हैं कि फाइनेंस एट द थ्रेशोल्ड हमें क्या सिखाती है और कैसे यह हमें आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के के नए रास्ते दिखाती है। अध्याय 1। वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि एक ऐसा विषय है जो सिर्फ आंकड़ों और तथ्यों तक सीमित नहीं है। यह उन कहानियों का संग्रह है जिनमें लाखों लोगों के संघर्ष, उम्मीदें, असफलताएं और फिर से उठ खड़े होने की इच्छा शक्ति छिपी होती है। जब भी हम किसी आर्थिक संकट की बात करते हैं, तो हम अक्सर अखबारों में छपे बड़े बड़े हेडलाइंस या टीवी पर दिखाए गए आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन इसके पीछे का असली सच उन आम लोगों की जिंदगियों में बसा होता है जिन पर इस संकट का सीधा प्रभाव पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो सालों से अपने छोटे से बिजनेस को चला रहा था। एक सुबह उठते ही उसे पता चलता है कि बैंक ने उसकी लोन लिमिट घटा दी है और अगले महीने उसकी दुकान चलाने के लिए जरूरी कैश फ्लो नहीं रहेगा। वह आदमी अपनी दुकान पर बैठा अपने बच्चों की तस्वीर को देख रहा है और सोच रहा है, आखिर गलती कहां हुई? यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत लोगों की है जो हर वित्तीय संकट में अपनी मेहनत, अपने सपने और कभी कभी अपनी पहचान तक खो देते हैं। अक्सर कहा जाता है कि आर्थिक संकट अचानक से आ जाता है, लेकिन सच तो यह है कि यह धीरे धीरे पनपता है हमारी आंखों के सामने और हम इसे समझ नहीं पाते। हमारे बैंकिंग सिस्टम, कर्ज देने की प्रक्रिया, स्टॉक मार्केट
और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की जटिलताओं के बीच कई ऐसी अदृश्य ताकतें होती हैं जो एक बड़े संकट को जन्म देती हैं। हम जब भी पैसे की बात करते हैं तो उसे एक संख्या के रूप में देखते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था की धड़कन है। जब बैंकों ने धड़ाधड़ कर्ज देना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अमीर बनने की दौड़ में शामिल हो गया है। लेकिन फिर अचानक जब वही बैंक अपने दरवाजे बंद करने लगे तो समझ आया कि जो चढ़ता है वो गिरता भी है। 2008 का वित्तीय संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले बैंकों ने बिना सोचे समझे लोन दिए, लोगों को घर खरीदने के सपने बेचे, और फिर जब बाजार गिरा तो उन सपनों की कीमत लाखों परिवारों को चुकानी पड़ी। यह संकट केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दी। एक और बात जो इस पूरी स्थिति को और अधिक जटिल बनाती है वह है आम लोगों की ब्लाइंड ट्रस्ट। एक ऐसा विश्वास जो बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों पर आंख मूंद कर किया जाता है। हम में से कितने लोग सच में जानते हैं कि बैंक में जमा हमारा पैसा असल में कैसे काम करता है? क्या हमें सच में पता होता है कि हमारी सेविंग्स पर मिलने वाला ब्याज कैसे तय होता है? नहीं, क्योंकि हमें यह सोचने के लिए तैयार ही नहीं किया जाता। हम बस सिस्टम पर भरोसा कर लेते हैं, यह मानकर कि जो हो रहा है सही ही हो रहा होगा। लेकिन जब संकट आता है तब समझ में आता है कि हम असल में कितना कम जानते हैं। आर्थिक संकट सिर्फ पैसों की समस्या नहीं है, यह विश्वास और भय के बीच की लड़ाई है। जब लोग विश्वास खो देते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित है तो वे दौड़ पड़ते हैं अपने बैंक खातों से पैसा निकालने, अपने निवेशों को बेचने, और इस प्रक्रिया में बाजार और भी तेजी से गिरने लगता है। यही डर, यही अनिश्चितता हर वित्तीय संकट की सबसे बड़ी जड़ होती है। लेकिन क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या हम ये समझ सकते हैं कि संकट आने से पहले उसकी पहचान कैसे की जाए? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपनी वित्तीय समझ को गहराई से विकसित करना होगा। हमें यह समझना होगा कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्रेडिट कैसे बनाया जाता है, और क्यों हमें कभी कभी उस लालच से दूर रहना चाहिए जो हमें तेजी से अमीर बनने का सपना दिखाता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब भी कोई वित्तीय संकट आता है वह सिर्फ अमीरों और बड़े संस्थानों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि सबसे ज्यादा मार उन्हीं पर पड़ती है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। आखिर में हमें यह समझना होगा कि फाइनेंस एट द थ्रेशोल्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह हमारी आर्थिक सोच को बदलने की एक कोशिश है। अगर हम सच में ये चाहते हैं कि अगला वित्तीय संकट हमें उतनी बुरी तरह प्रभावित न करे, तो हमें अब से ही तैयारी शुरू करनी होगी। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अगला संकट कब आएगा, बल्कि यह भी है कि क्या हम उसके लिए तैयार होंगे। अध्याय 2, वास्तविक और वित्तीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध। यह सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा और उलझा हुआ विषय है। जब भी हम अर्थव्यवस्था का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में शेयर बाजार के ग्राफ, बैंकों की ऊंची इमारतें और डॉलर या रुपये की चमचमाती तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन क्या यही असली अर्थव्यवस्था है? क्या सिर्फ पैसे के लेन देन, शेयरों की खरीद फरोख्त और मुनाफे का खेल ही हमारी पूरी आर्थिक दुनिया को परिभाषित करता है? शायद नहीं। सोचिए, एक छोटा सा गांव है जहां लोग मिलकर खेती करते हैं, दूध निकालते हैं, बर्तन बनाते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। यह उनकी वास्तविक अर्थव्यवस्था है, जहां असली चीजें बनाई जाती हैं, उपयोग की जाती हैं और लोगों का जीवन चलता है। अब इसी गांव में एक व्यापारी आता है जो कहता है कि अगर लोग अपने खेतों और सामान को बेचने के बजाय उनसे उधारी लेकर भविष्य में ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान दें तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे गांव में उधारी बढ़ती जाती है, पैसे का लेन देन बढ़ता जाता है और लोग इस नई वित्तीय व्यवस्था में उलझने लगते हैं। यहां से एक नई दुनिया की शुरुआत होती है, वित्तीय अर्थव्यवस्था, जो असल चीजों से नहीं बल्कि उनके मूल्य के अनुमान और भविष्य की संभावनाओं पर चलती है। क्रिस्टोफर हाउटनबर्ग हमें इस बदलाव को समझने के लिए मजबूर करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे वित्तीय अर्थव्यवस्था, जिसे हम बैंकिंग, निवेश और क्रेडिट सिस्टम के रूप में जानते हैं, वास्तविक दुनिया से जुड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे उससे अलग भी हो जाती है। एक समय था जब पैसा सिर्फ एक माध्यम था। एक किसान अपने गेहूं के बदले बढ़ई से लकड़ी लेता था, लेकिन जब यह लेन देन जटिल हुआ तो पैसा सिर्फ विनिमय का साधन नहीं बल्कि शक्ति का केंद्र बन गया। अब जरा कल्पना कीजिए, एक कंपनी है जो असली चीजें बनाती है,
चलिए मान लेते हैं कि वह गाड़ियां बनाती है। गाड़ियां असली हैं, उन्हें छुआ जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती है तो इसका मूल्य सिर्फ गाड़ियों की बिक्री पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस उम्मीद पर भी निर्भर करता है कि भविष्य में यह कितनी गाड़ियां बेचेगी। यहां वित्तीय अर्थव्यवस्था असली दुनिया को पीछे छोड़ने लगती है। अब असली चीजों से ज्यादा उनके संभावित मूल्य की कीमत होती है। यही कारण है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी आर्थिक प्रणाली हवा में तैर रही है। जब तक चीजें सही चल रही होती हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही शेयर बाजार गिरता है, कंपनियों की वैल्यू कम हो जाती है और अचानक हम एक आर्थिक संकट में होते हैं, बिना यह समझे कि असल में हुआ क्या है। होटन बड हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सिर्फ पैसे के नंबरों और ग्राफ के आधार पर अपनी असली दुनिया को चला सकते हैं? क्या सिर्फ अनुमान और भविष्य की आशा पर बनी यह अर्थव्यवस्था टिकाऊ हो सकती है? या फिर हमें एक संतुलन बनाना होगा जहां असली और वित्तीय दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी भी रहें और एक दूसरे को नुकसान भी न पहुंचाएं। इस रिश्ते को सही तरह से समझे बिना हम कभी भी एक स्थायी और मजबूत आर्थिक व्यवस्था नहीं बना सकते। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे जितनी जल्दी हम समझें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो हम उसी भ्रम में जीते रहेंगे जहां पैसा असली चीजों से ज्यादा अहमियत रखने लगेगा, और यही भ्रम हर आर्थिक संकट की जड़ है। अध्याय 3, वित्तीय प्रणालियों का विकास। एक समय की बात है जब दुनिया में व्यापार सिर्फ वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम के जरिए होता था। किसान अपने खेतों में उगाई गई फसल को लेकर बाजार जाता और उसे किसी बुनकर से कपड़े या किसी लोहार से औजारों के बदले में अदला बदली करनी पड़ती। यह प्रक्रिया सरल तो थी, लेकिन बेहद सीमित और असुविधाजनक भी। अगर कोई चीज आपको चाहिए थी तो जरूरी नहीं कि सामने वाला आपकी वस्तु लेने के लिए तैयार हो। और इसी जरूरत ने जन्म दिया वित्तीय प्रणालियों, फाइनेंशियल सिस्टम्स को, जिसने मानव इतिहास को पूरी तरह बदल कर रख दिया। सोने चांदी के सिक्कों से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन तक का सफर सिर्फ तकनीकी बदलावों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता, हमारी आवश्यकताओं और हमारी वित्तीय समझ के विकास की कहानी भी है। पुराने समय में जब सिक्कों का चलन शुरू हुआ तो समाज में पहली बार संपत्ति को संग्रहित करने और उसे मापने का एक मानक मिला। राजाओं ने अपने साम्राज्य की ताकत को दर्शाने के लिए सोने और चांदी के सिक्कों को अपनी मुद्रा घोषित किया। यह व्यवस्था काफी प्रभावी साबित हुई, लेकिन समस्या तब आई जब व्यापार का विस्तार हुआ और लेन देन बढ़ने लगे। यहीं से बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। व्यापारी अपना सोना सिक्का सुरक्षित रखने के लिए सुनारों के पास जमा करने लगे और बदले में एक लिखित पर्ची मिलती थी जो यह प्रमाणित करती थी कि उनके पास अमुक मात्रा में संपत्ति मौजूद है। धीरे धीरे यह पर्चियां खुद लेन देन का माध्यम बनने लगीं और आधुनिक बैंक नोटों, बैंक नोट्स की नींव रखी गई। यह दुनिया के लिए पहला संकेत था कि पैसा सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि विश्वास का एक साधन है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, वित्तीय प्रणालियां भी विकसित होती गईं। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इसमें और तेजी ला दी। फैक्ट्रियों को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत पड़ी और इसी जरूरत ने निवेश, इन्वेस्टमेंट और अर्न क्रेडिट की अवधारणा को जन्म दिया। बैंक अब सिर्फ पैसे रखने का स्थान नहीं रह गए, बल्कि उन्होंने उद्यमियों और व्यापारियों को पैसे उधार देकर नए व्यापार खड़े करने में मदद करनी शुरू कर दी। इसी के साथ शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट की भी शुरुआत हुई, जहां कंपनियों ने जनता को अपने व्यापार में हिस्सेदारी देने के लिए शेयर जारी किए। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? नहीं। जैसे जैसे वित्तीय प्रणालियां जटिल होती गईं, वैसे वैसे उनमें धोखाधड़ी, आर्थिक असमानता और वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस भी बढ़ने लगे। सन 1929 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन, इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी, जब शेयर बाजार धराशायी हो गया और लाखों लोग रातों रात कंगाल हो गए। इसी संकट के बाद सरकारों और केंद्रीय बैंकों को एहसास हुआ कि वित्तीय प्रणालियों को नियंत्रित, रेगुलेट करने के लिए सख्त नियमों की जरूरत है। आधुनिक युग में जब हम क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि इनकी जड़ें कहां हैं। डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हमें जितना सहज लगता है, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, असंख्य नीतियां और लोगों के विश्वास का योगदान रहा है।
बिटकॉइन और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों ने यह साबित कर दिया कि वित्तीय प्रणालियां अब सिर्फ सरकारों के नियंत्रण में नहीं हैं, बल्कि तकनीक और नवाचार के जरिए आम लोग भी इसमें बदलाव ला सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा? विश्वास, ट्रस्ट। किसी भी वित्तीय प्रणाली की रीढ़ उसकी विश्वसनीयता होती है। जब लोग अपने पैसे को किसी बैंक में जमा करते हैं, किसी शेयर बाजार में निवेश करते हैं या फिर डिजिटल वॉलेट में पैसे रखते हैं, तो वे सिर्फ एक नंबर या कागज के टुकड़े पर भरोसा नहीं कर रहे होते, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर भरोसा कर रहे होते हैं जिसने इसे संभव बनाया है। अगर यह विश्वास टूट जाए तो पूरी वित्तीय प्रणाली बिखर सकती है। आज जब हम नए वित्तीय युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां AI ड्रिवन ट्रेडिंग, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, DeFi और कैशलेस इकोनॉमी की चर्चा हो रही है, हमें यह याद रखना होगा कि इस विकास की नींव वर्षों पहले रखी गई थी। वित्तीय प्रणालियों का यह विकास सिर्फ तकनीक का सफर नहीं है, बल्कि यह समाज, विश्वास और मानवीय सोच के बदलाव की कहानी है। तो जब भी आप अपने बैंक खाते में बैलेंस देखते हैं, किसी ऐप से पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर किसी स्टॉक में निवेश करते हैं, तो यह मत भूलिए कि यह सब एक लंबी यात्रा का परिणाम है। यह सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों की मेहनत, सीख और बदलाव का नतीजा है। अध्याय 4, बैंकिंग और क्रेडिट का इतिहास। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे व्यापारी हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है, मेहनत करने की इच्छा शक्ति है, लेकिन एक चीज की कमी है, पैसा। बिना पूंजी के व्यापार शुरू करना आसान नहीं है और यहीं पर बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम की भूमिका शुरू होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक और क्रेडिट सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई? यह जो आज हमें इतना सामान्य लगता है, कभी किसी क्रांतिकारी बदलाव की वजह से अस्तित्व में आया होगा। प्राचीन समय में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों से होता था। उस दौर में न तो बैंक थे और न ही डिजिटल ट्रांजैक्शन। व्यापारियों को अपने पैसे को सुरक्षित रखने की चिंता होती थी, क्योंकि चोरों और लुटेरों का डर हमेशा बना रहता था। तभी कुछ व्यापारियों ने एक नई व्यवस्था बनाई, गोल्डस्मिथ बैंकिंग सिस्टम। सोने चांदी के व्यापारी दूसरे लोगों के धन को सुरक्षित रखते थे और उसके बदले में एक रसीद देते थे। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि वे इस रसीद को खुद पैसे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह बैंक नोट्स यानी कागज के पैसे का जन्म हुआ। जैसे जैसे समय बीता, बैंकों ने क्रेडिट देने की व्यवस्था शुरू की। लेकिन क्रेडिट का मतलब सिर्फ उधार देना नहीं था, यह एक नए आर्थिक युग की शुरुआत थी। जब कोई किसान अपनी फसल के लिए बीज खरीदने के लिए क्रेडिट लेता, तो वह केवल एक ऋण नहीं ले रहा था, बल्कि अपने भविष्य में निवेश कर रहा था। जब कोई व्यापारी बैंक से लोन लेकर अपना कारोबार बढ़ाता था, तो वह सिर्फ पैसे नहीं ले रहा था, बल्कि एक नए अवसर को जन्म दे रहा था। लेकिन बैंकिंग सिस्टम हमेशा सरल नहीं रहा। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब बैंकों ने जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दिया और अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। सन 1929 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन हो या फिर सन 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, हर बार यह साबित हुआ कि बिना जिम्मेदारी के दिया गया क्रेडिट पूरे सिस्टम को गिरा सकता है। अब सोचिए, अगर क्रेडिट का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी को गरीबी से अमीरी तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर इसे लापरवाही से दिया जाए तो यह पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर सकता है। यही वजह है कि क्रेडिट सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, बल्कि यह विश्वास, ट्रस्ट और नैतिकता, एथिक्स का खेल भी है। आज जिस बैंकिंग सिस्टम पर हम निर्भर हैं, वह सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी आर्थिक संरचना की रीढ़ की हड्डी है। जब कोई युवा उद्यमी बैंक से लोन लेकर अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है, तो वह केवल एक बिजनेस नहीं शुरू कर रहा होता, बल्कि एक सपना जी रहा होता है। जब कोई किसान फसल उगाने के लिए कर्ज लेता है, तो वह सिर्फ एक व्यापार नहीं कर रहा होता, बल्कि लोगों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी ले रहा होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम हमेशा समाज के हित में काम करता है? इतिहास हमें बताता है कि कई बार बैंकों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए क्रेडिट का उपयोग किया, जिससे गरीब और गरीब होते गए और अमीर बनते चले गए। इस असमानता को खत्म करने के लिए हमें एक संतुलित बैंकिंग व्यवस्था की जरूरत है, जहां पैसा सिर्फ अमीरों तक सीमित न हो, बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो मेहनत करके अपनी किस्मत बदलना चाहता है। अगर हम बैंकिंग को केवल एक वित्तीय सेवा मानकर देखते हैं, तो हम इसकी असली ताकत को नहीं समझ पाएंगे। यह विश्वास, उम्मीद और अवसर का एक पुल है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति बदलने का मौका देता है।
इसलिए जब भी आप बैंक से क्रेडिट लेते हैं तो इसे केवल कर्ज मत समझिए, यह आपके भविष्य की नींव है। और अगर बैंक इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं तो यह पूरे समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी बैंक की शाखा में कदम रखें तो सिर्फ पैसे के बारे में मत सोचिए, यह समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे यह पूरी व्यवस्था हमें आगे बढ़ाने के लिए बनी है और कैसे हम इसे बेहतर बना सकते हैं ताकि यह हर किसी के लिए समान रूप से काम करे। अध्याय 5, वित्तीय बाजारों की भूमिका। एक अदृश्य शक्ति जो हमारे जीवन को आकार देती है। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां सभी लोग एक दूसरे की मदद से अपना जीवन यापन करते हैं। कोई किसान है, कोई बढ़ई, तो कोई कपड़े सिलता है। लेकिन एक समस्या है, अगर आपको अनाज चाहिए और आपके पास सिर्फ लकड़ी के फर्नीचर हैं, तो आप सीधे किसान से अनाज नहीं खरीद सकते। आपको एक ऐसा माध्यम चाहिए जो इस आदान प्रदान को सरल बना सके। यहीं से जन्म होता है वित्तीय बाजारों का। ये बाजार सिर्फ बड़े निवेशकों या कंपनियों के लिए नहीं होते, बल्कि हम सभी की जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं, भले ही हमें इसका एहसास न हो। अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो बैंक से लोन लेते हैं। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे पूंजी की जरूरत होती है। लेकिन सवाल यह है कि यह पैसा आता कहां से है। यही वो रहस्य है जो वित्तीय बाजारों को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। जब भी कोई कंपनी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है, उसे फंडिंग चाहिए होती है। पहले के जमाने में राजा महाराजाओं से अनुदान, ग्रांट्स लिया जाता था। लेकिन आज कंपनियां शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट जैसी जगहों से पैसा जुटाती हैं। जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं खरीद रहे होते, बल्कि उस कंपनी के भविष्य में अपना विश्वास जता रहे होते हैं। ये बाजार निवेशकों और व्यवसायों के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं, जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वित्तीय बाजार एक दोधारी तलवार की तरह हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये असाधारण विकास और समृद्धि ला सकते हैं। लेकिन अगर लालच और धोखाधड़ी हावी हो जाए तो सन 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी जैसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। उस समय लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, घर बिक गए और पूरी दुनिया एक अंधकारमय दौर से गुजरने लगी। कारण वित्तीय बाजारों में अनियंत्रित जोखिम और अति आत्मविश्वास। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे शेयर बाजार से क्या लेना देना, तो एक बार फिर सोचिए। जब आप अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उसी पैसे को लोन के रूप में व्यवसायों को देता है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप अनजाने में ही वित्तीय बाजारों का हिस्सा बन जाते हैं। यहां तक कि अगर आप एक नया मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो संभव है कि वह कंपनी शेयर बाजार से मिले निवेश की बदौलत ही अपने नए मॉडल को लॉन्च कर पाई हो। इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वित्तीय बाजार वास्तव में हमारे हित में काम कर रहे हैं या फिर कुछ बड़े खिलाड़ी ही इसका फायदा उठा रहे हैं। यह बहस दशकों से चल रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। कुछ लोग मानते हैं कि अगर सही नियम कानून लागू किए जाएं तो ये बाजार दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। लेकिन अगर लालच और निजी स्वार्थ हावी हो जाए तो यही बाजार एक बड़े संकट का कारण भी बन सकते हैं। असल में वित्तीय बाजार एक जीवंत ऑर्गेनिज्म की तरह हैं, जो लगातार बदल रहे हैं, सीख रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझदारी से निवेश करें, वित्तीय शिक्षा को अपनाएं और अपने फैसले बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे चलकर न लें। तो अगली बार जब आप शेयर बाजार की खबरें सुनें, बैंक में पैसे जमा करें या किसी कंपनी का नाम किसी आर्थिक पत्रिका में देखें, तो यह याद रखें कि ये वित्तीय बाजार ही हैं जो हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस व्यवस्था को समझने और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 6, वित्तीय नवाचार और जोखिम। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं जो एक विशाल समुद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यह समुद्र वित्तीय दुनिया का है, जहां हर लहर एक नए अवसर या खतरे का संकेत देती है। आप इस नाव के कप्तान हैं और आपके पास एक सुनहरा मौका है अपने वित्तीय भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। लेकिन तभी एक तेज हवा चलती है, लहरें उफान मारने लगती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी वित्तीय नवाचार और जोखिम की दुनिया में देखने को मिलती है। जब भी कोई नया फाइनेंशियल इनोवेशन
फाइनेंशियल इनोवेशन आता है तो वह दो चीजें लेकर आता है, अवसर और जोखिम। इंसान हमेशा से कुछ नया खोजने और बनाने की कोशिश करता आया है और यही जिज्ञासा हमें नई नई तकनीकों और प्रणालियों तक लेकर जाती है। लेकिन क्या हर नवाचार सही साबित होता है? क्या यह हमारे लिए फायदेमंद होता है या कहीं यह एक नए संकट को जन्म देने वाला होता है? अतीत में हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड, डिजिटल बैंकिंग, स्टॉक मार्केट इनोवेशन और क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों ने हमारी वित्तीय दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। ये इनोवेशन हमें आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं, लेकिन साथ ही इनके पीछे छुपा जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। जब पहली बार डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल हुआ तो यह वित्तीय बाजार को स्थिरता देने के लिए किया गया था। लेकिन सन 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने दिखाया कि अगर इनोवेशन का गलत इस्तेमाल हो तो यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। एक आम आदमी के लिए वित्तीय नवाचार किसी जादुई चाबी की तरह लगता है जो उसे रातों रात अमीर बना सकती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? इतिहास हमें बताता है कि जब भी कोई नया वित्तीय उत्पाद, फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाजार में आता है तो शुरुआती दिनों में हर कोई उसे लेकर उत्साहित रहता है। फिर धीरे धीरे उसकी जटिलताएं सामने आने लगती हैं। यह किसी नए नाविक सेलर के समुद्र में पहली बार जहाज चलाने जैसा है। जब तक मौसम सही है तब तक सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है, लेकिन जैसे ही तूफान आता है उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। अब बात करें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की। जब यह बाजार में आई तो इसे एक वित्तीय क्रांति के रूप में देखा गया। लोगों ने इसमें पैसे लगाए, कुछ ने लाखों कमाए और कुछ ने अपना सब कुछ खो दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि नवाचार जितना बड़ा होता है, जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमें वित्तीय नवाचार से डरना चाहिए? डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। हर नया इनोवेशन एक प्रयोग होता है जिसमें सफलता और विफलता दोनों का ही स्थान होता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर किसी नए वित्तीय उत्पाद में निवेश करता है कि यह उसे बिना मेहनत किए अमीर बना देगा, तो वह खुद को जोखिम में डाल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई बिना नेविगेशन सिस्टम के समुद्र में चला जाए तो वह रास्ता भटक सकता है। इस पूरे सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बैंकों और वित्तीय संस्थानों की होती है। वे नई रणनीतियां बनाते हैं, लेकिन जब वे केवल मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं और जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं तो पूरी वित्तीय व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। यही कारण है कि हमें सिर्फ नवाचार पर नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े जोखिमों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारी मौजूदा दुनिया में फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आधारित ट्रेडिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे कई नए नवाचार उभर रहे हैं। ये हमें तेज और सुरक्षित लेन देन का मौका देते हैं, लेकिन साथ ही ये साइबर फ्रॉड, डेटा ब्रीच और वित्तीय अस्थिरता जैसी चुनौतियों को भी जन्म देते हैं। इसलिए हमें हमेशा यह समझना होगा कि कोई भी नया वित्तीय साधन पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। यह हमें अवसर और खतरे दोनों देता है, और असली ताकत हमारे हाथों में होती है कि हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको एक नई नाव दे दे लेकिन आपको उसे चलाने की जानकारी न हो, तो क्या आप उसे लेकर सीधे समुद्र में उतर जाएंगे? शायद नहीं। ठीक इसी तरह जब भी कोई नया वित्तीय इनोवेशन आता है तो हमें उसे अपनाने से पहले उसकी पूरी समझ लेनी चाहिए। तभी हम वित्तीय तूफानों का सामना कर सकते हैं और अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी नए फाइनेंशियल इनोवेशन के बारे में सुने तो उसे सिर्फ एक लॉटरी टिकट की तरह मत देखें, बल्कि इसे एक ऐसी संभावना समझें जो सही जानकारी और सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ने का मौका दे सकती है। याद रखें, नवाचार हमेशा फायदेमंद होता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे सही तरीके से समझा और इस्तेमाल किया जाए। अध्याय 7, वित्तीय नियमन और पर्यवेक्षण। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोई नियम कानून नहीं है, कोई निगरानी नहीं है और हर कोई अपने तरीके से वित्तीय लेन देन कर रहा है। सोचिए, अगर बैंक अपने मन मुताबिक पैसे उधार देने लगे, कंपनियां बिना किसी जवाबदेही के निवेशकों का पैसा डुबाने लगे और सरकारें केवल मूकदर्शक बनी रहें, तो क्या होगा? यकीन मानिए, यह स्थिति किसी भयंकर तूफान से कम नहीं होगी। ऐसा ही हाल तब होता है जब वित्तीय नियमन, फाइनेंशियल रेगुलेशन और पर्यवेक्षण, सुपरविजन कमजोर पड़ जाते हैं।
लेकिन सवाल यह है कि क्या वित्तीय नियम कानून वास्तव में लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं या फिर यह केवल कुछ गिने चुने लोगों के फायदे के लिए होते हैं। जब भी कोई आर्थिक संकट आता है, हम अक्सर सुनते हैं कि सरकारें नए वित्तीय नियम लागू कर रही हैं, पर क्या ये नियम वास्तव में समस्या को हल करते हैं या फिर यह सिर्फ एक आंशिक समाधान, टेम्पररी फिक्स होता है। कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सन 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? उस समय कई बड़े बैंक दिवालिया हो गए थे, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थीं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं। जब इस संकट की जड़ को टटोला गया तो पता चला कि अत्यधिक लोन, जोखिम भरे निवेश और वित्तीय बाजारों पर कमजोर नियंत्रण इसकी मुख्य वजह थे। तब जाकर सरकारों को एहसास हुआ कि बिना सही निगरानी के पूरी वित्तीय प्रणाली, फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी समय धराशायी हो सकती है। अगर हम ध्यान दें तो वित्तीय नियमन और पर्यवेक्षण का असली उद्देश्य संतुलन बनाए रखना है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला सड़क पर खड़ा रहता है ताकि गाड़ियां सही दिशा में चलें, कोई दुर्घटना न हो और यातायात सुचारू बना रहे। लेकिन सोचिए, अगर वही पुलिस वाला केवल बड़ी गाड़ियों को ही रोकता है और छोटी गाड़ियों को जाने देता है, तो क्या यह न्याय संगत होगा? यही विडंबना वित्तीय दुनिया में भी देखने को मिलती है। कई बार नियामक संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडीज केवल बड़ी कंपनियों और बैंकों के हितों की रक्षा करने में व्यस्त रहती हैं, जबकि आम नागरिक या छोटे निवेशक उनकी नीति से प्रभावित होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वित्तीय नियमों को इतना कठोर बना देना चाहिए कि व्यवसायों के लिए आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाए? अगर हर छोटे लेन देन पर अत्यधिक नियंत्रण लगाया जाए तो नवाचार, इनोवेशन और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकता है। लेकिन अगर नियमन को पूरी तरह से हटा दिया जाए तो फिर वही हाल होगा जो किसी जंगल में होता है, जहां केवल ताकतवर जीव ही जीवित रहते हैं। लेखक क्रिस्टोफर हॉटनबर्ड इस बात पर जोर देते हैं कि हमें वित्तीय नियमों का एक ऐसा संतुलित मॉडल चाहिए जो न केवल बाजार की स्थिरता बनाए रखे बल्कि नैतिकता और पारदर्शिता, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी को भी प्राथमिकता दे। बाजारों को अनियंत्रित छोड़ना उतना ही खतरनाक है जितना कि बिना ब्रेक की गाड़ी को दौड़ाना। लेकिन दूसरी ओर यदि अत्यधिक सख्त नियम लगा दिए जाएं तो वित्तीय स्वतंत्रता बाधित हो सकती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों की गति धीमी पड़ सकती है। तो आखिर समाधान क्या है? समाधान यह है कि नियम कानून इस तरह बनाए जाएं कि वे केवल बड़े खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी ध्यान में रखें। सरकारों और वित्तीय संस्थाओं को यह समझना होगा कि विश्वास, ट्रस्ट ही किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यदि लोग अपने बैंकों, निवेश योजनाओं और सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी नियम कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे कारगर नहीं होंगे। आज हम जिस वित्तीय दुनिया में जी रहे हैं उसमें नियमन और पर्यवेक्षण की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी पुल की मजबूत नींव। अगर नींव कमजोर होगी तो पुल कभी भी गिर सकता है। इसलिए जरूरी यह है कि नियम कानून कठोर हों, लेकिन लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ताकि वे सभी के लिए लाभदायक साबित हो सकें। वित्तीय नियमन को सिर्फ कागजी दस्तावेज न मानकर उसे एक सुरक्षा कवच, प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में देखा जाना चाहिए, जो न केवल आम नागरिकों को वित्तीय संकट से बचाए बल्कि एक स्थायी और मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी वित्तीय संकट या बैंकिंग घोटाले, बैंकिंग स्कैम के बारे में सुने तो यह जरूर सोचिएगा कि क्या यह किसी नियम की कमी के कारण हुआ या फिर नियम होने के बावजूद उसकी सही निगरानी नहीं की गई। अध्याय 8, वैश्विक वित्तीय संकट, कारण और प्रभाव। कल्पना कीजिए, आप एक बड़े शहर के किसी ऊंचे पुल पर खड़े हैं। नीचे गहरी नदी बह रही है जिसका पानी शांत तो है लेकिन बहाव बेहद तेज है। आप देख सकते हैं कि लोग इस पुल से गुजरते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो असमंजस में खड़े हैं, डर से जकड़े हुए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि यह पुल उन्हें सुरक्षित पार करा पाएगा या नहीं। अचानक पुल में हल्की दरारें पड़ने लगती हैं और लोग घबराकर भागने लगते हैं। कुछ गिरते हैं, कुछ संभलते हैं और कुछ पूरी तरह डूब जाते हैं। यह दृश्य सिर्फ एक पुल का नहीं है बल्कि पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का है, जो संकट के समय कुछ इसी तरह चरमराने लगती है। सन 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट कोई अचानक आई आपदा नहीं थी। यह वर्षों तक आर्थिक नीतियों में बनी रही
असमानता और लोभ, ग्रीड का नतीजा था। बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं मुनाफे की अंधी दौड़ में इस कदर आगे निकल चुकी थीं कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि वे एक बेहद कमजोर बुनियाद पर खड़ी हैं। अमेरिका के सब प्राइम मॉर्गेज संकट ने इस पूरे ढांचे को झकझोर कर रख दिया। बैंक और वित्तीय कंपनियां लालच के वशीभूत होकर ऐसे लोगों को लोन देने लगीं जो उन्हें चुका ही नहीं सकते थे। यह ठीक वैसा ही था जैसे किसी कमजोर पुल पर भारी भरकम ट्रकों को लगातार दौड़ाया जाए, बिना उसकी मजबूती की परवाह किए। धीरे धीरे यह संकट अमेरिका से यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। बैंक दिवालिया होने लगे, लोगों की नौकरियां छिन गईं और निवेशकों का पूरा पैसा डूब गया। इस पूरे संकट ने हमें एक बेहद कड़वी सच्चाई से सामना कराया। हमारी आर्थिक प्रणाली इंसानों की तरह ही है। अगर इसे ज्यादा बोझ दिया जाए तो यह टूट सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब हुआ क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था नियमन, रेगुलेशन की कमी और लालच का बढ़ता स्तर। सरकारें और केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक्स बड़े वित्तीय संस्थानों पर लगाम लगाने में विफल रहे। ऐसा लगता था कि सभी एक तरह के माया जाल, इल्यूजन में फंसे हुए थे, जहां हर कोई यह मान बैठा था कि यह व्यवस्था हमेशा यूं ही चलती रहेगी। लेकिन जब यह बुलबुला फूटा तो पूरा सिस्टम हिल गया। यह संकट हमें यह भी सिखाता है कि वित्तीय प्रणाली सिर्फ संख्याओं और ग्राफ्स का खेल नहीं है, बल्कि यह असल जिंदगी पर गहरा असर डालती है। जब बैंक गिरते हैं तो सिर्फ बड़ी कंपनियां ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि आम आदमी की जिंदगी भी बुरी तरह हिल जाती है। कोई अपनी जीवन भर की बचत खो देता है, किसी का घर छिन जाता है, तो कोई बेरोजगारी के अंधकार में चला जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी परिवार का मुखिया अपनी आय से अधिक खर्च करने लगे और कर्ज में डूबता जाए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब कर्ज का बोझ बढ़ता है तो हालात बिगड़ने लगते हैं। और फिर एक दिन जब उधार देने वाले पैसे वापस मांगने लगते हैं तो पूरे परिवार की खुशहाल जिंदगी बिखर जाती है। यही हाल हमारी वैश्विक वित्तीय प्रणाली का भी हुआ। हम सभी एक आर्थिक परिवार का हिस्सा हैं, और जब इस परिवार का कोई भी सदस्य गलत फैसले लेता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। इस संकट के बाद सरकारों और वित्तीय संस्थानों ने कुछ सुधारों, रिफॉर्म्स की बात जरूर की, लेकिन सवाल यही है, क्या हम अगली बार इससे बच सकते हैं? क्या हमारी अर्थव्यवस्था वाकई इतनी मजबूत है कि फिर से ऐसा संकट न आए, या हम फिर से वही गलतियां दोहराने जा रहे हैं? आर्थिक स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोई संयोग नहीं होती, बल्कि यह समझदारी भरे फैसलों और जिम्मेदारियों का नतीजा होती है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, तब तक हम बार बार इस संकट के दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। तो दोस्तों, यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है। क्या हम इससे सबक लेंगे या फिर से उसी पुल पर खड़े होकर दरारों का इंतजार करेंगे? अध्याय 9, युवा और व्यापार पर बैंकिंग। कल्पना कीजिए कि एक युवा उद्यमी अपने छोटे से स्टार्टअप के लिए बैंक से लोन लेने जाता है। उसका सपना है कि वह अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, लेकिन बैंक के कठोर नियम और जटिल वित्तीय प्रक्रियाएं उसे आगे बढ़ने से रोक देती हैं। उसकी आंखों में एक चमक है, एक ऐसा जुनून जो कुछ नया और बड़ा करने की ललक से भरा हुआ है। लेकिन जब वह बैंक के दरवाजे तक पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वित्तीय सिस्टम की जटिलताओं ने उसकी राह को मुश्किल बना दिया है। आज की दुनिया में पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही दिशा में प्रवाहित करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारी बैंकिंग प्रणाली वास्तव में युवाओं और छोटे व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है? अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बड़ा उद्योगपति लोन के लिए अप्लाई करता है तो बैंक उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन जब कोई नया उद्यमी, कोई छोटा व्यापारी या कोई युवा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए फंड की जरूरत महसूस करता है तो उसे नौकरशाही के लंबे चौड़े नियमों और कठोर शर्तों का सामना करना पड़ता है। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सुरक्षा, सिक्योरिटी और गारंटी, कोलैटरल पर आधारित है। एक युवा जिसने अभी अभी अपनी यात्रा शुरू की है, उसके पास बड़े संसाधन नहीं होते, उसके पास कोई संपत्ति नहीं होती, कोई ठोस बैलेंस शीट नहीं होती, कोई लंबा चौड़ा क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। लेकिन उसके पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वह है आइडिया और कड़ी मेहनत करने की क्षमता। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स या मार्क जकरबर्ग जैसे लोग जब अपनी शुरुआत कर रहे थे तो अगर उन्हें सिर्फ बैंक की औपचारिकताओं की वजह से फंडिंग नहीं मिलती
तो क्या वे अपनी क्रांतिकारी कंपनियों को खड़ा कर पाते? ऐसे ही न जाने कितने युवा उद्यमी होते हैं जिनके विचारों में दम होता है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होते। और यहीं पर बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। क्या बैंकों को सिर्फ सुरक्षित निवेश करना चाहिए या उन्हें जोखिम उठाने की हिम्मत दिखानी चाहिए? बैंकिंग सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। केवल उन्हीं को लोन देने की प्रवृत्ति जिनके पास पहले से ही पैसा है, समाज में आर्थिक असमानता को और गहरा कर देती है। अगर सही मायने में आर्थिक विकास करना है तो वित्तीय संस्थानों को युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए अपने दरवाजे खोलने होंगे। आज दुनिया भर में कई नए बैंकिंग मॉडल उभर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, पीयर टू पीयर लेंडिंग और क्राउड फंडिंग जैसी अवधारणाएं युवाओं और छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनमें पारंपरिक बैंकों की तरह भारी गारंटी की मांग नहीं की जाती, बल्कि व्यक्तिगत क्षमता, इनोवेटिव आइडियाज और बिजनेस मॉडल को प्राथमिकता दी जाती है। एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू को लीजिए। उसके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है। वह जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहता है, लेकिन जब वह बैंक जाता है तो उसे बड़े बड़े दस्तावेजों की मांग की जाती है जो उसके पास हैं ही नहीं। लेकिन फिर वह एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान से संपर्क करता है जहां उसके आइडिया को देखा जाता है, उसकी मेहनत को समझा जाता है और उसे लोन मिल जाता है। कुछ ही सालों में वह एक सफल बिजनेस खड़ा कर लेता है और उसकी सफलता साबित करती है कि बैंकिंग सिस्टम को बदलाव की जरूरत है। बैंकिंग का असली उद्देश्य सिर्फ बड़ी कंपनियों को सपोर्ट करना नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी देश को वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो उसे अपनी युवा पीढ़ी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होगा। उन्हें सिर्फ नौकरियों के लिए तैयार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद के बिजनेस खड़े करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। आज के समय में अगर बैंक युवा उद्यमियों को सहयोग नहीं करेंगे तो वे या तो अपने सपनों को मार देंगे या फिर ऐसे वैकल्पिक रास्ते तलाशेंगे जो पारंपरिक वित्तीय सिस्टम को पूरी तरह से दरकिनार कर देंगे। यही कारण है कि नई पीढ़ी अब डिजिटल बैंकिंग, क्रिप्टोकरेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस DeFi की ओर तेजी से बढ़ रही है। यह परिवर्तन दर्शाता है कि यदि बैंक अपने रुख को नहीं बदलेंगे तो युवा खुद अपने लिए नए वित्तीय मॉडल खड़े कर लेंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि बैंकिंग सिस्टम को अपनी सोच बदलनी होगी, नीतियों को लचीला बनाना होगा और युवाओं के सपनों को आगे बढ़ाने में एक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। क्योंकि जब एक युवा सफल होता है तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरा समाज और देश आगे बढ़ता है। अध्याय 10, दहलीज से पुल तक। कल्पना कीजिए कि आप एक पुल के किनारे खड़े हैं। सामने एक नई दुनिया है जहां वित्त केवल लाभ और हानि का खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा तंत्र है जो समाज, मानवीय मूल्यों और नैतिकता को साथ लेकर चलता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह पुल अधूरा है। हमारे पास उस पार जाने के लिए साधन नहीं है। यही समस्या आज की वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भी है। वित्तीय दुनिया एक ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां से दो संभावनाएं बनती हैं। या तो हम पुराने ढर्रे पर चलते रहें जहां पैसा महज एक संख्या बनकर रह जाता है, या फिर एक नए सोच के साथ आगे बढ़ें जहां वित्त केवल संपत्ति इकट्ठा करने का साधन नहीं, बल्कि समाज के उत्थान का जरिया बने। क्रिस्टोफर हाउटन बड हमें यह समझाते हैं कि वित्त केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेहतरी के लिए होना चाहिए। आज जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हमें साफ नजर आता है कि आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी गहरी हो चुकी है। अमीर और अमीर बन रहे हैं, गरीब और गरीब। लेकिन क्या यही वित्त का असली मकसद था? पैसे को अगर सही तरीके से समझा जाए तो यह सिर्फ व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकता है। अब जरा इतिहास पर नजर डालें। पुराने समय में व्यापार का आधार विश्वास, ट्रस्ट और आपसी सहयोग, म्यूचुअल कॉपरेशन हुआ करता था। व्यापारियों के बीच सौदे सिर्फ पैसे के लेन देन तक सीमित नहीं होते थे, बल्कि यह एक नैतिक जिम्मेदारी का हिस्सा होते थे। लेकिन आज के समय में हमने पैसे को बस एक वस्तु समझ लिया है जिसे केवल जमा किया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इस सोच से आगे बढ़ सकते हैं? आर्थिक संतुलन, इकोनॉमिक बैलेंस तब तक नहीं आ सकता जब तक हम वित्तीय तंत्र को केवल ब्याज दरों, इंटरेस्ट रेट्स, स्टॉक्स और मुनाफे, प्रॉफिट्स तक सीमित रखते हैं।
हमें इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, जहां पैसा केवल व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाने का जरिया न बनकर एक ऐसा साधन बने जिससे हर व्यक्ति को लाभ मिले। कल्पना कीजिए कि एक समाज ऐसा हो जहां हर व्यक्ति के पास आर्थिक अवसर हों, जहां बैंकिंग सिस्टम केवल बड़े निवेशकों के लिए नहीं बल्कि उन छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए भी हो जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन वित्तीय सहायता से वंचित हैं। क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां वित्तीय संसाधन समान रूप से बंटे और हर कोई इस आर्थिक प्रवाह का हिस्सा बने? दहलीज से पुल तक का असली संदेश यही है। वित्त केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह समाज की रीढ़ है। हमें एक ऐसे पुल की जरूरत है जो हमें इस पारंपरिक स्वार्थ प्रधान वित्तीय ढांचे से निकालकर एक अधिक समावेशी, इंक्लूसिव और न्यायपूर्ण फेयर आर्थिक प्रणाली तक ले जाए। हम सभी इस पुल के निर्माण में योगदान दे सकते हैं, चाहे वह किसी स्टार्टअप को सपोर्ट करना हो, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना हो, या फिर अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सोच को इस दिशा में मोड़ना हो कि पैसा केवल मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे समाज और दुनिया के लिए भी काम करे। तो अब सवाल यह उठता है, क्या हम इस पुल को पार करने के लिए तैयार हैं, या फिर हम इस दहलीज पर खड़े खड़े ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे? फैसला हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, आज हमने फाइनेंस एट द थ्रेशोल्ड किताब की समरी को गहराई से समझा। इस किताब ने हमें दिखाया कि वित्तीय प्रणाली सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि एक ऐसा तंत्र है जो हमारे समाज, नैतिकता और भविष्य को प्रभावित करता है। यह हमें बताती है कि हमें केवल मुनाफे, प्रॉफिट पर ध्यान देने की बजाय एक न्यायपूर्ण और संतुलित आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। सोचिए, अगर हम अपने वित्तीय फैसलों को सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के बजाय सामाजिक भलाई के आधार पर लें तो हमारी दुनिया कैसी होगी? क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न होकर पूरे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल हो? यह किताब हमें इसी सोच की ओर ले जाती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं या इसे अपने जीवन में अपनाकर वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम और सामाजिक संतुलन की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और गहरी सोच और समझ से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको इस